बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अप्रैल 2022 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तब से और बिलखुसूस जब से जनरल बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हुए, घर गए, उसके बाद से कोई दिन ऐसा नहीं कि इमरान खान उनके खिलाफ हर्जा सराई ना करें या किसी भी बयान, किसी खिताब उसके अंदर जनरल बाजवा के खिलाफ जो इल्जामात का सिलसिला है या इंकशाफात का सिलसिला है वो हर रोज जारी और सारी रहता है। यह चीज उनको तब समझ में आई या ख्याल आया जब जनरल बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके घर गए। उससे पहले तक या उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद उनकी हुकूमत के खिलाफ कामयाब हुई, तब उन्होंने इस बारे में लबकुशाई नहीं की। जहां उन्होंने अमरीकी साजिश की बात की और उसके बाद उससे यू टर्न लिया, वहां उन्होंने हुसैन हक्कानी के ऊपर भी इल्जामात आयद किए, जिसको हुसैन हक्कानी ने रद्द किया और रद्द करते हुए कहा कि यह उनकी साजिशी थ्योरी है और उस पर वो अपने वकला के हमरा नजर सानी कर रहे हैं कि डिफेमेशन या उनके ऊपर हतक इज्जत या इस तरह का जो दावा है, मुकदमात का सामना उनको करना पड़ सकता है इमरान खान को। जहां एक तरफ इमरान खान यह कहते हैं कि जल्द इंतखाबात कराए जाएं, वही उनको यह भी डर है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर जनरल बाजवा का जो सेटअप है वो मौजूद है और इल्जाम वो आयद करते हैं, और दूसरी तरफ वो जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी करते हैं। ये वो तमाम इल्जामात हैं जो उनकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर आज बात करेंगे और जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, तज्जिया लेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुना आलम साहबा मेरे साथ मौजूद है और मुझे ज्वाइन करेंगी सीनियर तज्जियाकार अंबर शमसी साहबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुजम्मिल साहब, ये जो इल्ज़ाम है और एक बड़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर उन्होंने साबिक आर्मी चीफ पर एक तो तनकीद की और फिर कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तदार में आने से रोकने के लिए जनरल टाइट बाजवा का सेटअप इस्टेब्लिशमेंट में अब भी सरगर्म है और इस्टेब्लिशमेंट का वो कहते हैं वन मैन शो। तो क्या यह समझा जाए कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन पर भी वो दबे अल्फाज में तनकीद कर रहे हैं? उनका नाम तो नहीं ले रहे हैं ना, इशारों में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हाजिर सर्विस होता है उसका नाम लेना ज़रा मुश्किल होता है। उसके बारे में इशारों में ही बात करते हैं इमरान खान साहब। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनको उनको वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उनके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। हम्म। और हवालों से तब्दीली तो नज़र आ सकती है, लेकिन इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की इनफरादी और इज्तमाही सोच में कोई तब्दीली नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उनके बारे में जब सोच विचार होता है तो जो सोच विचार कर रहे होते हैं वो मसाइल के अंबार में इमरान खान को रखते हैं। सॉल्यूशन की टेबल पे इमरान खान को नहीं रखा जाता। ठीक। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ही इज पार्ट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए उनके उनकी ये बात ठीक है कि उनके हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। उनके हवाले से जो सोच बन गई है एस्टेब्लिशमेंट में और मुक़्तदर हलकों में, उसमें काफ़ी यकसोई है। तो इस और सिलसिले तो वो क्या अगर और उनको ये बात समझ में आ गई मुजम्मिल साहब, तो क्या आप समझते हैं कि वो इस दबाव को बढ़ा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर तनकीद करके जनरल बाजवा के ऊपर, इदारे की साख इससे मुतासिर नहीं हो रही है? देखें, एक जाने वाले चीफ में और एक आने वाले चीफ में बहुत फ़र्क होता है। बाजवा साहब जा रहे थे, एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरी चंद माह थे, दबाव में थे। इनके पास पूरा 3 साल पड़ा है। इनकी वजह से लोग दबाव में हो सकते हैं, लेकिन अभी इनको दबाव में लाना इतना मुमकिन नहीं है। बयानात से या इस तरह की तंज से या इशारों से मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई दबाव में ले आएंगे, ना हमने माजी में ऐसे देखा है। हाँ, चीफ आखिरी 3-4 माह में 6 माह में अगर उसने ना जाने का फैसला किया हो और वो एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखता हो तो वो कमज़ोर होता है, क्योंकि फिर उसको लॉबी करनी होती है अपनी एक्सटेंशन के लिए, हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी। जो हमने बाजवा साहब को देखा अपनी दोनों
एक एक्सटेंशन लेने में वो कामयाब हो गए और एक एक्सटेंशन लेने में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन दोनों दफा वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को खुश कर रहे थे। लेकिन इमरान पहली खान दफा साहब ये लब कुशाई अब कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, यानी कि उस वक्त कर लेते जिस वक्त उन्हें ये महसूस हो गया था, तरीके अदम एतमाद हो गई थी, बाजवा साहब हाजिर सर्विस थे उस वक्त उन्होंने नहीं किया। उनके घर जाते के साथ ही रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई दिन ऐसा नहीं जब वो उन पर तनकीद नहीं करते या उनसे मुतालिक नई बात सामने नहीं लाते। अब वो चले गए हैं ना, वर्दी में नहीं है, वर्दी का भी तो एक खौफ होता है ना। तो अब वो वर्दी उनसे चली गई है। वो पहले मुशर्रफ के बारे में इस तरह की बातें करते थे कि उन्होंने एनआरओ दिया क्योंकि मुशर्रफ की वर्दी उतर गई हुई थी। तो हमारे यहाँ जब आदमी वर्दी उतर जाए तो फिर समझा जाता है कि बात करना आसान है और उनके ऊपर तनकीद हो सकती है। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि बाजवा साहब अब इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। ये गलती नवाज शरीफ ने भी की थी। उनका ख्याल था परवेज मुशर्रफ रिटायर हो चुके हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की गलती की थी। ये गलती माजी में सुप्रीम कोर्ट ने मिर्ज़ा असलम बेग को बुलाकर भी की थी कि वो रिटायर हो चुके हैं, हम बुला सकते हैं। लेकिन अगर माजी के तनाजुर में देखा जाए तो जब कोई इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है तो इस्टेब्लिशमेंट अपने रिटायर्ड चीफ को भी बचाती है, उसको इस तरह किसी को ज़िबा करने की इजाज़त नहीं देती। अब कहाँ तक इमरान खान साहब को, बाजवा साहब को स्केपगोट बनाने की इजाज़त दी जाएगी, ये तो वक्त बताएगा कि बात सिर्फ बयानात तक रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी बैड टेस्ट में जा रहा होगा। इसको कोई जीएचक्यू में पसंद नहीं किया जा रहा होगा। अगर जो लोग बाजवा साहब को पसंद नहीं करते हैं जीएचक्यू में, उनकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो ये पसंद नहीं कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब रोज़ उनको जो है बैठ के उन पर तनकीद शुरू कर दें, तबर्रख करना शुरू कर दें। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात कोई पसंद नहीं की जा रही होगी, जिसकी वाइब्स शायद इमरान खान साहब तक आई हैं और वो कह रहे हैं कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। राइट, आपने कहा कि बैड टेस्ट जा रहा होगा। मोना, मुझे बताइएगा ये कि एक तरफ जहां पे एस्टैब्लिशमेंट ने, इदारे ने अपने आप को ए पॉलिटिकल करार दिया है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब बार बार उसको सियासत में घसीट रहे हैं और मौजूदा इल्जाम के एस्टैब्लिशमेंट, करंट जो एस्टैब्लिशमेंट है, बाजवा साहब का जो सेटअप है वो एस्टैब्लिशमेंट में अब भी सरगर्म है। और जैसा कि मुजम्मिल साहब ने कहा कि तहतुल लफ्ज दबे अल्फाज के अंदर वो ये कह रहे हैं, तो ये जो बैड टेस्ट जा रहा है, ये जो इल्जाम तराशी है, ये किस हद तक इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह होगी? क्योंकि वो ऐसा करके क्या दबाव में ले आएंगे या वो ये बावर करवा देंगे कि अगर मैं ये सब कुछ कह रहा हूं तो मेरे लिए रास्ता हमवार किया जाए आइंदा आम इंतखाबात के लिए? देखिए फरीद, एक्चुअली मेरा इस बात पे, इस नुक्ता नज़र पे इख्तिलाफ है कि हमें या सियासतदानों को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि क्या चीज़ गुड टेस्ट में है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और क्या चीज़ बैड टेस्ट में है। भाई, व्हाई शुड वी केयर? क्यों क्यों फिक्र करें सियासतदान कि अच्छा टेस्ट है, बुरा टेस्ट है? मतलब अगर हम ये कहते हैं कि उनका कोई अमल दखल नहीं है, वो खुद भी कहते हैं हम ए पॉलिटिकल है, न्यूट्रल है। हम भी कहते हैं कि जी, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, अपने पुराने मौक़िफ़ से वो यू टर्न ले चुके हैं। जहां पर वो एक तरफ पहले न्यूट्रल को जानवर कहते थे, अभी उनका एक हालिया बयान है जो अभी कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और न्यूट्रल रहकर इंतखाबात कराए। तो अगर वो भी न्यूट्रलिटी चाह रहे हैं, अब खान साहब भी अगर यू टर्न लेके न्यूट्रलिटी पर आ गए, एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तो फिर ये क्यों सियासतदान फिक्र करते हैं कि हमारे लिए गुड टेस्ट है कि बैड टेस्ट है? मतलब टू हेल विद इट, गुड है कि बैड है, आप अपना काम करें, आप सच बोलें। लेकिन हाँ, नहीं, लेकिन ये इल्जाम तो बहुत बड़ा इल्जाम है ना कि कमर बाजवा साहब का जो सेटअप है वो एस्टैब्लिशमेंट में अब भी सरगर्म है। देखें, ये इल्जाम, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इल्जाम है। बात ये है कि अभी एक बात हुई वो बिल्कुल सही है कि जैसे जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब को लगता था कि अब वो आए हैं, जब 2013 में वो जीत के आए, उन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने मेरे साथ बड़ा ज्यादती की थी, मेरे ऊपर हाईजैकिंग का केस डाला था, इनकी वजह से मुझे एग्जाइल में जाना पड़ा, ये वो। तो अब चूंकि वो तो नहीं है आर्मी चीफ और उनको गए हुए भी अरसा दराज हो गया है, बीच में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 5 साल रही, तो अब मुशर्रफ नहीं है। उनको बिल्कुल क्लियर, नवाज शरीफ को भी यही इंप्रेशन था। इस वजह से उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाई, मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात चलाए, आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हुई, वगैरह वगैरह। उनको लग पता गया नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी कि उनकी ये खाम ख्याली थी कि अगर वो सोचते थे कि मुशर्रफ को तो गए हुए बहुत अरसा हो गया है और अब उनके खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं, यही खाम ख्याली शुरू में इमरान खान साहब को थी।
और उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त जो है, जिसमें कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल है। इसी वजह से हुकूमत जो है वो दुम दबाकर वो भाग रहे हैं और कभी यहाँ छुप रहे हैं, कभी इस पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, कभी उस बिस्तर के नीचे छुप रहे हैं, इलेक्शन से छुप रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन तक कराने की सकत नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम आम इंतखाबात से नहीं डरते। तो ये तो बिल्कुल डुप्लिसिटी है। सीधी बात है, इलेक्शंस नहीं चाहती है गवर्नमेंट, की कोई जमात नहीं चाहती है। हैविंग सेड दैट, गोइंग अहेड, इमरान खान साहब भी अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर वो ये चाहते थे कि हाँ, चूंकि मैं इतना पॉपुलर हूं तो देख लें एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने थोड़े रोज पहले कहा कि वो जानते ही नहीं, उन्होंने हालिया आर्मी चीफ के बारे में अच्छी बातें सुनी है। ये कितना बड़ा झूठ था। तो मोना, मतलब वो अगर नहीं इमरान खान साहब ये था- समझते हैं कि वो पॉपुलर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी है, तो फिर उनका रास्ता रोके जाने का उनको खौफ क्यों मुब्तला है? क्योंकि देखिए, रास्ता तो रोका जाता है ना, पॉपुलैरिटी का रास्ता नहीं रोका गया था। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आईजीआई नहीं बनाई गई थी, उसके बावजूद भी बेनजीर नहीं जीती गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं, ये रही हैं और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारे सिस्टम का हिस्सा रही है। पॉपुलैरिटी की किसी को फिक्र नहीं है यहाँ पे। इस वक्त सिर्फ ये फिक्र है और सबको यही फिक्र है कि हमारे मफादात एक हों। एक बात बताएं, बड़ी ऑनेस्टली बताएं, क्या बाजवा साहब एक्स आर्मी चीफ के हवाले से इसी तरह की बातें नवाज शरीफ साहब ने नहीं की है ना उन्होंने, और वो भी तब की है जब वो प्रेजेंट सिटिंग आर्मी चीफ थे। नवाज शरीफ की पार्टी के अपने लोग ये कहते थे कि भाई आप तो चले गए लंदन और अब आप वहां बैठकर ये तकारीर करते हैं स्काइप पे बैठ के, आप हमारा ख्याल कर लें जो हम यहाँ बैठे हैं कि हम इन चीजों का कैसे दिफा करें। ये बातें थी। तो खान साहब उस वक्त मजामत क्यों नहीं की, उस वक्त उन्होंने लबकुशाई क्यों नहीं की जब बाजवा साहब हाजिर सर्विस थे? अगर उनको ये लगता था तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, उस वक्त वो बात करते, उस वक्त वो बयान करते, उस वक्त वो मैं चीजों बताऊं को आपको क्यों मंजर-ए-आम नहीं पर ले आते? जी, मैं बताऊं आपको क्यों नहीं की। उन्होंने इसलिए नहीं की, उनका भी वही रीजन है जिस वजह से नवाज शरीफ साहब अब लबकुशाई नहीं कर रहे हैं बाजवा साहब के खिलाफ। पहले करते थे ना, 2019 में 20 में करते रहे, अब वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब उनको है कि भाई अब मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी बेटी भी यहाँ आ गई है, हमारी हुकूमत मजे में चल रही है, फुल सपोर्ट कर रही है उनको एस्टेब्लिशमेंट। शायद इमरान खान जितना सपोर्ट ना कर रही हो जितना उनको शुरू में करते थे, लेकिन फिर भी अच्छा भला सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब को कंटेन करने की भी कोशिशें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको असेंबली तोड़ने से रोक रहे हैं, उनके लोगों को तोड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को अलग पट्टी पढ़ाई गई है। अच्छे जा रहे हैं ना नवाज शरीफ के साथ, तो वो क्यों लबकुशाई करेंगे? अब उनको याद कराएंगे वो कभी। जो रीजन नवाज शरीफ का है आज चुप रहने का, वही रीजन है इमरान खान के आज बोलने का। उस वक्त इमरान खान साहब इख्तिदार में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं भला चंगा बैठा हूं, क्यों इन लोगों को मैं अपसेट करूं। जबकि ये बात दुरुस्त है कि इनके बेपनाह इख्तिलाफात उस वक्त भी शुरू हो गए थे जनरल बाजवा और उनके तमाम उनके सेटअप के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी ही चोज टू स्टे मम अबाउट इट। व्हाई? क्योंकि उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट में बैठा हूं, मैं क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूं। अनफॉर्चुनेटली और आयरोनिकली हम तमाम की यही सोच है कि हम जब हमारे इख्तिलाफात होते हैं, हम टाइमिंग के हिसाब से उनको उनके ऊपर आवाज बुलंद करते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो या चाहे वो हमारे सियासतदान हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो। जब तक अपना सही जा रहा होता है, इख्तिलाफात को भी चुप करके सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अब जो इमरान खान साहब पहले बैरूनी साजिश का नाम लेते थे, अब क्यों नहीं ले रहे आजकल? इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन रियलिटी वो बैरूनी साजिश के लबादे में उस वक्त भी जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाते थे। उनका असल टारगेट उस वक्त भी जनरल बाजवा थे और पीछे उनको गिले शिकवे थे वो। लेकिन एक बैरूनी साजिश का इसलिए एक लबादा उन्होंने उड़ाया हुआ था उन अपने शिकवों को, क्योंकि वो उस वक्त पावर में थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर थे। वो कह रहे थे अभी भी अगर दाल गल सकती थी तो गल जाए, और अभी भी अगर हमारी कोई बात बन सकती है तो बन जाए। उनकी मुतअद्दिद रोज की बुनियादों पर मुलाकातें ठीक है, और होती वो थी। तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी अहदेदार डोनाल्ड लूग ने जो कुछ भी कहा उसका सबक भी उन्हें पाकिस्तान से पढ़ाया गया। एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी चीज के ऊपर मजीद बात करेंगे कि जो कुछ भी इमरान खान कह रहे हैं, जो इल्जामात आयद कर रहे हैं, क्या इल्जामात की है सियासत, या इल्जामात आयद करने के बाद क्या वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में नताइज को अपने लिए, अपनी तरफ या अपने हक में कर सकने के लिए कोशिश जो कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो सकेंगे? जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो उस पॉपुलैरिटी के नतीजे में क्या उनको डर और खौफ है कि उसको रोका जा रहा है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी चीज़ की। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सीनियर तज्जियाकार अंबर शमसी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अंबर, हम बात कर रहे हैं इसी चीज़ पे कि इमरान खान की जो इल्ज़ामात हैं, इससे ये मुझे बताइएगा कि एक तरफ जहां पे वो ये समझते हैं कि वो पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त जल्द इंतखाबात कराए जाएं तो वो कामयाब हो जाएंगे, दूसरी तरफ उनका रास्ता रोके जाने का खौफ भी उनको मुब्तला है। जो इल्ज़ाम तराशी वो रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, जो अपने पंडोरा बॉक्स से हर रोज एक नई चीज निकाल कर ले आते हैं, आप समझती हैं कि इससे इदारे की साख को नुकसान पहुंच रहा है?
जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, इदारे की साख को नुकसान तो पहुँच रहा है। इदारा जो है चाहे रिटायर्ड आर्मी चीफ़ हो, उनको भी महफूज़ तो रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब एक रिटायर्ड आर्मी चीफ़ को हदफ़ बनाकर एक वो भी उनका उनके लिए भी आसान हदफ़ है। वो बराह रास्त इदारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम्म। वो समझ रहे हैं कि बिलवास्ता अगर वो जनरल रिटायर्ड बाजवा को हदफ बनाएंगे तो फिर ये ज़्यादा आसान रास्ता है। फिर इसमें कोई शक नहीं है कि उनको जो डर है, वो खौफ है, वो ज़ाहिर है उनकी नाअहली का भी है। उनका ये भी है कि ऐसा ना हो कि जो इस वक्त जो मकबूलियत उनको हासिल है, जो उनकी नज़र आ रही है, वो खो बैठे अगर इलेक्शंस ताख़ीर से हो या टाइम पे हो। हम ये कह सकते हैं बल्कि टाइम पे हो, क्योंकि इलेक्शंस की तारीख तो सेट होगी जब असेंबली तहलील होंगी, ठीक। उसके बाद ही होंगी। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब एक नया बयानिया भी तलाश करें। आज उन्होंने मईशत पे बात की और ये जायज़ तनकीद भी बनती है, लेकिन फिर सवाल ये भी बनता है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी लें। जो मईशत का नुकसान हुआ था गुज़िश्ता 3 साल में, जो सुकड़ गया है, जिससे मईशत इस वक्त संभल नहीं रही, और मैं कहूँगी कि इसमें मौजूदा हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। 2 फाइनेंस मिनिस्टर गुजर चुके हैं, तय नहीं कर पा रहे। उनकी आपस में एक मीडिया जंग भी नज़र आती है कि क्या रुख लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को नया बयानिया मईशत के अलावा भी चाहिए। हुसैन हक्कानी का उन्होंने नया शोशा भी डाल दिया है। लेकिन साथ हक्कानी साहब ने तो इसको साथ साजिशी साबिक आर्मी थ्योरी चीफ करार दिया है वैसे, और इस तरह कई साजिशी थ्योरीज इमरान खान साहब की उस पर यू टर्न वो खुद ले चुके हैं। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब कभी अमेरिका पे ज़्यादा वार करते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, कभी डोनाल्ड होता है, कभी हुसैन हक्कानी होता है, कभी बाजवा होता है, कभी कोई और होता है। तो ये इस वक्त वो ढूंढ रहे हैं, एक तलाश में है कि मईशत के अलावा जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, जिस पे जायज़ तनकीद है, उसके अलावा वो क्या बेच सकते हैं, खेल सकते हैं किस चीज़ से। क्योंकि उनकी जो एक मुबैना ऑडियो लीक्स थी, उसमें यही उन्होंने कहा था ना कि अब खेलते हैं, तो उनको खेलने के लिए कुछ चाहिए। इदारे की साख जहाँ तक उसका ताल्लुक है, मैं कहूँगी इदारे की साख मुतासिर तब भी होती है, और मैं ये वाज़ेह तौर पे कह दूँ, जब इदारा खुद मदाखलत भी करता है और सपोर्ट भी करता है, ताउन फराहम करता है। फिर मशहूर एंकर और कॉलम निगारों के ज़रिए अपना पैगाम भी पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सवालात उससे कई जन्म भी ले लेते हैं, लेकिन अकाउंटेबल भी नहीं होते। जो साबिक आर्मी चीफ हैं, या जिसमें हम मुशर्रफ को भी नाम ले सकते हैं, बाजवा साहब का भी नाम ले सकते हैं, जनरल राइड फैज का भी नाम ले सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये दोनों तरफ है। इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है सियासत कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जो सवालात हैं, जिनके जवाबात हम इस वक्त भी तलबगार नज़र आते हैं कि ये जो हालिया तारीख थी, उसमें कौन-कौन से किरदार थे, वो क्या करना चाह रहे थे, और वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है। कि अगर हम इस वक्त देखते हैं कि चाहे सियासत हो, चाहे मईशत हो, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अंधेरा नजर आ रहा है। नाजुक मोड़ पे हम एक बार फिर आ चुके हैं। उसकी अंबर, जिम्मेदारी मैं किसको एक लेनी चीज के चाहिए? ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उसके बाद जरा आ जाऊंगा। एक और आपने कहा कि खान साहब को खेलने के लिए चीजें चाहिए और वो उसको तलाश कर रहे हैं। एक चीज हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से कि अगर जो इल्जाम हुसैन हक्कानी के ऊपर उन्होंने लगाया, अगर इसको सच मान लिया जाए, तो फिर हक्कानी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात है वो सब ड्रामा था। और दूसरी बात मैं जिसका जवाब आपसे चाहूंगा कि वो कहते हैं जनाब कि डोनाल्ड लू ने जो कुछ भी कहा उसका सबक इसे पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। तो इज इट एज इजी एज खान साहब इससे? मुझे आप बताएं कि एक लो लेवल के स्टेट डिपार्टमेंट का जो अफसर है, वो क्या पाकिस्तान से डिक्टेशन लेगा? मतलब ये समझने की बात है ना। इससे इससे मतलब मंतक इसको समझने की ज़रूरत तो है ना। अम, उससे को मैं बिल्कुल रद्द करती हूँ। जहाँ तक हुसैन हक्कानी का ताल्लुक है, कि हुसैन हक्कानी साहब, आप उनको अच्छे लगे बुरे लगे, वो किताबें लिख चुके हैं। उनका एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान में, जो इस वक्त हर वक्त जो बहरान आया रहता है, वो क्या है उनकी सोच ये है कि इस वक्त जो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट है, जो वसाइल हैं और ठीक। जो उनकी सियासी मुदाखलत है, उसकी वजह से रहता है। और ये इस मौक़िफ़ की वजह से, और आपको अभी तक अच्छी तरह याद होगा क्योंकि आप भी ज़ाहिर है ऐनी शाहिद थे उस दौर के, जब कैरी लूकर बिल भी आया था, जब मेमो गेट हुआ था, कि किस तरीके से हुसैन हक्कानी को ज़िम्मेदार ठहराया गया था, और उन पर केस भी हुआ था, और किस तरह से वो वापस नहीं आए थे। तो ऐसा मुझे मुश्किल लगता है
कि एक इदारा इतनी जल्दी भूल सकता है हुसैन हक्कानी पे जो इल्जामात वो आयद करता रहा राइट हो हो। गया। चले मैं क्या इसी ये चीज को जरा और आगे इनफरादी लेके जी चलता हूं जरा सा। एक चीज जो आज खान साहब ने कही और जिस तरह से बात करें कि उनको एक नई चीज चाहिए, जल्द इंतखाबात के हवाले से उनका पुरजोर मुतालबा है। वो कहते हैं पहले इंतखाबात हों, उसके बाद जो है वो रूल ऑफ लॉ हो, फिर उसके बाद जो गवर्नेंस हो। खान साहब ने आज कुछ जो कहा है वो पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्शंस। क्यों इलेक्शंस? क्योंकि इलेक्शन से आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई और मजीद और महंगाई। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा खतरनाक है इस मुल्क के लिए। इसका खतरा ये है कि ये मुल्क के अंदर इंतशार की तरफ चला जाएगा। खान साहब ये कहते हैं कि जनाब इंतखाबात, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मुजम्मिल साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन बिलावल साहब क्या कहते हैं इंतखाबात के हवाले से, ये भी आपको दिखाते हैं। अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जी मुजम्मिल सोबती साहब, खान साहब कहते हैं इंतखाबात, जल्द इंतखाबात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी अंदर, उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन गवर्नमेंट तो जल्द इंतखाबात और फौरी इंतखाबात के हक में नहीं है। वो तो कहते हैं असेंबली आए आप। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब अगर 6 महीने बाद इंतखाबात हो जाएंगे तो क्या होगा, और 6 महीने पहले हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एक सवाल है। दोनों तरफ दलाइल मौजूद होंगे। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि इंतखाबात से स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन क्या 2018 के इंतखाबात से स्टेबिलिटी आ गई थी? स्टेबिलिटी तो सियासी इस्तेहकाम तो सियासी क़यादत जब मिल बैठेगी तब आएगा। अगर सियासी क़यादत आपस में मिल बैठेगी नहीं, ना पार्लियामान में ना पार्लियामान से बाहर, तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आपने 18 के इलेक्शंस के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे तो इस्तेहकाम नहीं था। अगर 14 में धरने शुरू कर दिए गए थे तो इस्तेहकाम नहीं था। हमने इमरान खान साहब को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ट्राई कर लिया है और एज लीडर ऑफ द हाउस भी ट्राई कर लिया है। दोनों सूरतों में इस्तेहकाम नहीं आया क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में किसी के साथ मिलकर चलना नहीं है। और जमहूरियत की मुसीबत यह है कि इसमें आपको मिलकर चलना पड़ता है। इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आप माइनस नहीं कर सकते, चाहे आप 24 महीने भी जेल में रख लें तब भी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है और उसकी हैसियत अपनी जगह मौजूद होती है। मुजम्मिल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर खान साहब बार बार इस चीज पर जोर देते हैं और इंतखाबात चले, अगर उनकी बात को मानते हुए या उनकी बात दुरुस्त साबित हो जाती है, फौरी इंतखाबात हो भी जाते हैं, उसके नतीजे में आने वाले नताइज क्या खान साहब उसको तस्लीम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो खान साहब का, यानी इस जवाब के लिए तो मैं भी बड़ा मुतमन्नी हूं, मुतलाशी हूं कि ये जवाब मिले। क्या वो नताइज तस्लीम होंगे? देखें, अब ये देखें, 4 साल खान साहब कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। 4 साल बाद उन्होंने कहा मेरे पास तो देने की क्या ताकत ही नहीं थी। बतौर वजीर आजम तो वो एक माचू मैन बनकर रोज सुबह जलसे में कहते थे ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं और मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज उनका मौक़िफ़ है कि मेरे पास तो एनआरओ देने की ताकत ही नहीं थी, मैं तो बहुत ही एक जो है लाचार सा वजीर आजम था जिसके बस में कुछ भी नहीं था। तो अब मैं आज क्या बताऊं कि वो जीतने के बाद मान लेंगे, हारने के बाद नहीं मानेंगे, सादा अक्सरियत पर नताइज मान लेंगे, 2/3 पे मानेंगे जाकर, क्योंकि खान साहब कब क्या करेंगे और कब क्या नहीं करेंगे। देखिए ना, उनका आज का मौक़िफ़ जरूरी नहीं कल वही मौक़िफ़ हो, उनका परसों कल का मौक़िफ़ जरूरी नहीं आज वो मौक़िफ़ हो, लिहाजा उनके बारे में कोई ख़ास पेशगोई करना मुमकिन नहीं है। हो सकता है वो इलेक्शन जीतने के बाद इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें करना शुरू कर दें, इसको ऑर्डिनेंस से एक्सटेंड। देखिए ना, जिस चेयरमैन नैब के बारे में वो ये कहते हैं कि वो मेरे बस में नहीं था, वो उसको ऑर्डिनेंस से एक्सटेंशन दे रहे थे। जिस जनरल बाजवा के बारे में वो कहते हैं कि वो उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उसको ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे। तो ये भी साथ कह रहे हैं कि पहली एक्सटेंशन देनी भी गलती थी उनकी। तो और दूसरी फिर दे रहे थे, दूसरी ताहयात देने को तैयार थे। पहली 3 साल की देनी गलती थी, दूसरी ताहयात देने के लिए तैयार थे। तो उससे तो ये जाहिर होता है कि इमरान खान अपनी वजारत, अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
ठीक। आज वो अगर जिस एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, कल उनका सीवी एक्सेप्ट हो जाए तो वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के पांव में बैठ जाएंगे और फिर वैसे ही इक्तदार ले लेंगे जैसा पहले उनके पास था। वो कहते हैं मैं अब कमजोर इक्तदार नहीं लूंगा। पंजाब में उन्होंने क्या लिया हुआ है, 10 सीटों वाले को वजीर आला बनाया हुआ है। मुझे तो अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट साथ ना होती तो इमरान खान साहब तो चंद वजारतों पे मान जाते और किसी छोटी पार्टी का वजीर आज़म भी कबूल कर लेते, जैसे उन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट कबूल किया कि नहीं किया चेयरमैन सेनेट बाप पार्टी का। तो इसलिए मैं उनकी कोई सियासत के बारे में ज्यादा पेशन गोई नहीं करता। चलिए मैंने एक ब्रेक लेनी है मुजम्मिल साहब, ब्रेक के बाद आ जाते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो बात की मोना, मैं आपकी तरफ आऊंगा, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आके आपसे इसी पर बात करेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोना, आप क्या समझती हैं, जल्द इंतखाबात मसाइल का हल? इमरान खान साहब के पास कोई स्ट्रैटेजी है कि अगर आज इंतखाबात हो जाते हैं तो उनके पास, जैसे इब्तिदा में 2018 में उन्होंने कहा कि उनकी माशी टीम है, असद उमर को उन्होंने बड़ा पोर्ट्रे किया, लेकिन उसके बाद देखा हमने ये कि उन्हीं के हुकूमत के अंदर 3 वज़ीर ख़जाना आए और उन्होंने जो हालत या जो इकॉनमी के हवाले से जो इन पर आज इल्ज़ाम आयद किया जाता है, तो आप क्या समझती हैं, आपका एनालिसिस क्या है, जल्द इंतखाबात मसाइल का हल है? देखिए, ये बात करने से पहले सिर्फ मैं एक बात की इजाजत आपसे चाहूंगी कि ये जो आपने आपसे पहले अर्ज किया, बात एक्चुअली यही है कि ये बिल्कुल इनके खोखले तकाजे हैं और ये बहुत दोगले लोग हैं, ये सारे के सारे। ये जितना मर्जी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर ले, लेकिन पसे पर्दा दूसरी तरफ से उनसे मुज़ाकरात भी करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल वजह है कि अभी हर अपने फैसले से यू टर्न ले चुके हैं इमरान खान साहब, कि जब वो हुकूमत में थे हर फैसला उन्होंने उसका मलबा जनरल बाजवा पे डाल दिया है, हर मामले में अपने आप को बेबस करार दे दिया है। इससे पहले कहते थे अगर मैं बेबस वजीर आजम हुआ तो मैं तो छोड़ दूंगा। ये सारी बातें अपनी जगह है। सिमिलरली ये जो अभी नवाज शरीफ साहब ने भी तो कहा था ना, वोट को इज्जत दो और जब तक वोट की इज्जत नहीं होगी तब तक मैं इस तरह के इक्तदार पे मैं लानत भेजता हूँ और मेरी जो लड़ाई है इमरान खान से नहीं खलाई मखलूक से है। तो अब उनकी दोस्ती भी उसी खलाई मखलूक से है। तो ये तमाम बातें, ये डबल स्टैंडर्ड हमें तमाम इतराफ से नजर आते हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब उस वक्त तो बागी बने हुए थे और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी नेगोशिएशंस में मसरूफ थे। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए उसमें शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत अहम किरदार था। ये तमाम बातें कोई ढकी छुपी नहीं है और ये डुप्लिसिटी हमें तमाम सियासी जमातों की तरफ से नजर आती है। इनको सिर्फ और सिर्फ इक्तदार पे आ रहा है। ठीक है, सो अर्ली इलेक्शंस आर द सॉल्यूशंस, आप समझती हैं? इस पर कमेंट कीजिएगा प्लीज। जी फरीद, मेरा ख्याल है कोई हल नहीं है और इंतखाबात, जल्द इंतखाबात, ये खाम ख्याली है। ये इमरान खान साहब सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को कैपिटलाइज करने के लिए ये डिमांड रखते हैं, क्योंकि अगर जल्द इंतखाबात हो गए, अभी हमारी सियासी जमातों का आपस में कोई कंसेंसस नहीं है, 0/0 कंसेंसस है। पीटीआई वाले इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। हुकूमत इनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी जो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, उनको तलब नहीं करते, उनको नहीं बुलाते। इस लेवल की आपस में इनकी रंजिशें हैं, ये एक दूसरे के दस्त गिरेबा हैं। अगर इस पॉइंट पर कोई इंतखाबात हो गए, हारने वाली पार्टी हरगिज़ उनके नताइज नहीं मानेगी और जीतने वाली पार्टी हर तरह से जो है वो हारने वाली पार्टी को चले, मैं कमिंग ऑन द पॉइंट, ये एमक्यूएम का मामला है। अंबर, आप क्या समझती है, जो रीयूनियन हो रही है, गवर्नर सिंह बड़े एक्टिव है इस वक्त, तो कराची की सियासत के अंदर आपको क्या लगता है कि जो एक बार फिर एमक्यूएम एक होने जा रही है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है या फिर कुछ और मामला हैं इसके पीछे, पर्दे के पीछे हकायक हैं क्या? देखिए, इस वक्त जो कराची में तो ख़ास तौर पे यही बात हो रही है कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये करवाया जा रहा है। लेकिन ये भी मैं साथ साथ कहूँगी कि अगर करवाया भी जा रहा है, ये भी एमक्यूएम के इंटरेस्ट में है, उनके मफाद में है कि ये हो, क्योंकि वो सीटें वो अपने वोट बैंक लूज़ करते रहे हैं। सवाल ये पैदा होगा कि अल्ताफ हुसैन का फैक्टर है, वो किस हद तक फैक्टर इन करेगा जब जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शंस सिंध में होने जा रहे हैं, कराची में होंगे। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये इस वक्त मामला इतना आसान नहीं है, फंसा हुआ है। क्योंकि हमें ये भी याद है पीएसपी जब अलहदा हुई थी और बनी थी और उस वक्त भी बड़े वादे दावे किए जा रहे थे, उनको भी बड़े वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए थे। तो क्या उनको वाकई ये जो अगर हम इसको गैर फितरी भी कहें या आर्टिफिशियली दोबारा से इंजीनियर किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट बैंक को कट किया जाए, जो वैसे मुझे लगता है कि मुश्किल है कि एमक्यूएम कामयाबी से कर पाएगी अगर उनमें इत्तेहाद हो भी जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि एमक्यूएम को भी अपनी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर
सोचना चाहिए और वो सोच रहे जी। हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ इनकी जो लड़ाई चल रही है वो अपनी मुस्तकबिल की सियासत के बारे में सोच रहे हैं, और जाहिर है अगर इत्तेहाद होता है तो वो भी उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, वरना राइट हो गया। वो मुजम्मिल साहब, आप क्या जी। समझते हैं इसमें कि ये जो रियूनियन हो रहा है एमक्यूएम का, हम ये समझें कि एक बार फिर यूनाइट होने से जो पीटीआई को जो वोट बैंक कराची से मिला था वो अब लूज कर जाएगी पीटीआई? देखिए, जो फैसले सर्वाइवल के लिए हो ना, वो नेचुरल होते हैं, और जो फैसले लगे कि आप सुसाइड कर रहे हैं वो नेचुरल नहीं होते। जब एमक्यूएम तकसीम हो रही थी तो उनके धड़े बन रहे थे, वो बनाए इसलिए जा रहे थे कि पीटीआई को फायदा देना था, उनको जितवाना था। आज जब वो इलेक्शन हार रहे हैं तो वो इकट्ठे तो अपनी जरूरत को हो रहे हैं ना, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है किसी को उन्हें कि आप इकट्ठे होकर आप बच जाएंगे। उन्हें समझ है कि ग्राउंड से उनकी फोर्स कम हो रही है, लिहाजा उन्हें आपस के इख्तलाफात खत्म करके इकट्ठे होना है, और सब सियासी जमातों के धड़ों में जब बका का मसला पैदा हो जाए तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि 2018 में उनकी तकसीम तो फोर्सफुल थी, वो तो इमरान खान के फायदे में थी। आज तो उनके उससे एमक्यूएम को नुकसान हुआ, उनकी सीटें चली गईं। उस तकसीम की वजह से पीएसपी के और उनकी लड़ाई की वजह से उनकी सीटें उनके हाथ से चली गईं, एमक्यूएम लंदन और ये सब कुछ की वजह से। अगर वो इकट्ठे होते हैं तो वो अपनी बका के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये किसी को उनको बताने, ये भी कोई बताएगा कि आप इकट्ठे हो जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, ये तो कोई बताने वाले सियासतदान को ये बताने ठीक है, मैं मोना आपसे इसी के ऊपर आपका भी पॉइंट ले लेना चाहता हूं, आपका टेक इस पर क्या है? ये जो बका की बात कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या हम ये भी समझें कि फिर अल्ताफ हुसैन की भी एंट्री हो जाएगी मुस्तकबल में? जी, वैसे मैं कुछ दिनों से हैरान हूं कि कुछ लंदन बेस्ड जो सहाफी हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के लिए उनको टैग कर करके बड़ी कैंपेन कर रहे हैं और उनके वोट बैंक की बात कर रहे हैं। उनके वोट बैंक के बड़े चढ़े होने में तो कोई शुकूक शुबात नहीं है, कराची में बिलखुसूस। लेकिन मैं नहीं समझती कि वो चीज एग्जिस्ट करती है अब। मैं कराची में उस दौर में रही हूँ जब अल्ताफ हुसैन होते थे, और मैं लंदन के सहाफियों को ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आप वहां पर बैठकर तो अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कराची में जहां पर बोरी बंद लाशें मिलना और अजीब अजीब सी हरकतें होना, स्ट्रीट जी का मामूल हो गया था, उस कराची में बैठकर एटलीस्ट अल्ताफ हुसैन को अब कोई सपोर्ट नहीं करता, और ना उस वक्त बगैर कोई सपोर्ट। चले, बहुत शुक्रिया आपका मोना, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अंबर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द प्रोग्राम। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।